जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार जनरल नॉलेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज की क्लास में आप देखेंगे कि जीके जीएस और बिहार स्पेशल के सभी मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यान डोनाल्ड, ए लेवरन, रॉबर्ट कोच। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का जो आविष्कार है ये करने वाले थे यान डोनाल्ड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यान डोनाल्ड की बात करेंगे तो ये जो है स्कॉटलैंड के फिजिशियन यान डोनाल्ड ने डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग होता है तापमान पर, दूरी पर, त्रिज्या पर या वायुमंडलीय दाब पर। तारों का रंग उनके पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है, अर्थात टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे शुष्क तापमान पर तारे अलग अलग आवृत्ति के रंग उत्सर्जित करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक होगा तो वो जो है बहुत ज्यादा रेड दिखेगा, अगर कम होगा तो लाइट येलो होगा। ऐसे करके तारों का रंग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? आयाम के, आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्गमूल के या आयाम के घन के। याद रखिए, किसी तरंग की जो तरंग तीव्रता है उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मधुमक्खी का डंक डैश से युक्त होता है? एक अम्लीय विलयन, एक अम्लीय तरल, एक लवण विलयन, एक क्षारकीय तरल, इनमें से कोई नहीं। तो जो मधुमक्खी का डंक होता है ये एक अम्लीय तरल से युक्त होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक की बात करेंगे तो मधुमक्खी के डंक में एक प्रकार का तरल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड जो है चींटियों में भी पाया जाता है और ये मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का जो उपयोग है ये फलों के परिरक्षण में भी किया जाता है। फलों के परिरक्षण में भी किया जाता है इसका उपयोग। और गठिया रोग, जिनको भी गठिया रोग होता है तो उनके लिए भी ये फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? SO2, CO2, CO, NO2। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिकतम आकर्षण प्रकट करता है। और कार्बन ऑक्साइड CO हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक जटिल यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अपेक्षा 300 गुना अधिक स्थायी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिरके का रासायनिक नाम है एसीटोन, एस्टिकम, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्टिक अम्ल या एस्टिक एसिड, इसी को बोलते हैं एस्टिक एसिड। और ये सिरके का रासायनिक नाम होता है। और इसी को एथेनोइक अम्ल, इसी को क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। ये इसका जो फॉर्मूला होता है एस्टिक एसिड का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? नींद में चलना, अनिद्रा, मति भ्रम, नाइटिन्यूरिया। इसमें अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो है आपका अनिद्रा। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनिद्रा या नींद का अभाव एक विकार है जिसका चिकित्सीय नाम इंसोमानिया है और ज्यादातर लोगों को क्षणिक इंसोमोनिया होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है और इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीला काला, भूरे से नारंगी, नीले से गुलाबी, गुलाबी से नीला हरा। याद रखिएगा, जब इसमें जो है आयोडीन विलयन गिराया जाएगा ये हो जाता है आपका भूरे से नीला काला, भूरे से जो है नीला काला हो जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, होम्योपैथी के जनक कौन थे? होम्योपैथी के जनक कौन थे? सैमुअल हैनीमैन, चरक, हिप्पोक्रेट्स, सुश्रुत।
याद रखिएगा होम्योपैथी जो है इनके जनक थे आपके सैमुअल हैनीमैन, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सैमुअल हैनीमैन के द्वारा सन 1976 में किया गया था। 1976 में सैमुअल हैनीमैन के द्वारा होम्योपैथी शब्द का प्रयोग किया गया। और होम्योपैथी एक एलोपैथी का वैकल्पिक स्रोत है। एलोपैथी जो होता है इसका एक वैकल्पिक स्रोत है जो रोगों से निजात दिलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय, ग्रहणी, यकृत, लीहा। जो पित्त का संचय है ये होता है, पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पित्ताशय जो है एक छोटा सा अंग है जिसमें छोटी आंत में स्रावित होने से पहले पित्त यही संचयित होता है और पित्ताशय के बिना भी मानव शरीर सामान्य रूप से कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान हुआ था? गांधी जी का चंपारण आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध या असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन है ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन के रूप में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और बंगाल विभाजन जैसे 1905 में होता है इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। बंगाल के विभाजन के समय जो है उस समय थे गवर्नर यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उस समय जो है लॉर्ड कर्जन थे और इन्हीं ने जो है बंगाल की विभाजन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान। 1916 के जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर इनके किनके हस्ताक्षर हुए थे? इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों के हस्ताक्षर हुए थे। और ये जो है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था जिसमें जो है कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दोनों का आपस में विलय हो गया था, फिर से मतलब दोनों आपस में फिर से समझौता हो गया था इनमें। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगर और बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इनके बीच भी समझौता हुआ था इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी के बीच जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों के बीच इसी में हस्ताक्षर भी हुई। और इस समझौते के जो परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए थे। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लिखते हो में से किसके द्वारा की गई है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो इसमें जो है दादा भाई नौरोजी, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये दोनों जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी जो है भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 3 बार वे जो है 1986 के कलकत्ता अधिवेशन, याद रखेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया था उन्होंने। इसके बाद बात करेंगे तो 1986 के बाद फिर इन्होंने 1893 और 1986 नहीं ये 1886 है, 1886 फिर 1893 का जो है जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, 1893 का लाहौर अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी भी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? युगांतर, बंगाली केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। इसमें कौन सा समाचार पत्र है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखा गया है? केसरी। ये जो है जो मराठा और केसरी इनके दो जो लोकमान्य तिलक थे बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा 2 अखबार लिखे गए थे मराठा और केसरी, जिनमें जो है केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामानों का कुल मूल्य, एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है
सकल घरेलू उत्पाद का जो पूर्ण रूप होता है वो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन नियमित रूप से उत्पादन संरचना सापेक्ष कीमतों और आर्थिक गतिविधियों के बेहतर रिकॉर्डिंग के लिए खाते में किया जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसलिए इसमें जो है एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामानों का कुल मूल्य ये नहीं होगा। एक वर्ष में भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ये भी नहीं है। एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य ये भी नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को कहा जाता है। गांधी युग, मध्यम चरण, अतिवादी चरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1885 से 1905, 1885 से 1905 का जो चरण है ये मध्यम चरण कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ मामलों में जो है 1885 से 1907 तक इसको देखते हैं, लेकिन और इस अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या शुरुआती चरण के रूप में भी जाना जाता है और इसी को मध्यम चरण भी कहते हैं। और इस चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व है शुरुआती राजनीतिक नेताओं ने किया था, जिन्हें प्रारंभिक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बतक मियां, हामिद, उपयुक्त में से कोई नहीं। चंपारण जो सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और इसके दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान बचाने वाले जो नेता थे उनका नाम है बतक मियां। बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। और चंपारण सत्याग्रह के बढ़ने के साथ जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों दोनों को आंदोलन और विद्रोह से चिंतित किया गया। गांधी को रोकने की जरूरत थी, इसलिए कुछ करना पड़ा। लोकप्रियता के कारण एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इरविन का निमंत्रण उनकी हत्या की एक नापाक साजिश है। और ब्रिटिश प्रबंधक ने अपने रसोई से जो है बतक मियां को जबरदस्ती गांधी जी को एक गिलास जहरीला दूध पिलाने के लिए कहा था। इरविन ने बतक मियां को भी पर्याप्त लाभ का आश्वासन दिया था। जब समय सही था तो ये जो गरीब रसोइया ने गांधी को जहर दिया हुआ दूध जरूर पिलाया, लेकिन साजिश का भी खुलासा किया। गांधी को जहर के बारे में बताया और फूट फूट कर रोने लगा। गांधी बाल बाल तब बच गए थे। इसकी पूरी कहानी थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बतक मियां ने जो है इनकी जान बचाई थी इस प्रकार से। तो अगर कभी पूछ लेता है कि बतक मियां मतलब गांधी जी को जहर किसने दिया था, ये भी याद रखिए, इरविन ने। ठीक है, इरविन ने रात्रि भोज में इनको जहर देने की घोषणा बनाई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो, लिटन, कर्जन, रिपन। तो 1942 में अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे उस समय में जो है भारत के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। और लिन लिथगो जो है 1936 से 1944 तक रहे। 1936 से लेकर 1944 तक ये शासन में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है? रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। ये भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये रूस के संविधान से ली गई हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पूर्वी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक और तराई क्षेत्र में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ये जो है पाई जाती हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिमी आंध्र प्रदेश में लंबी जो जड़ें हैं और नुकीले कांटों, सूलयुक्त झाड़ियां, लघु वृक्षों से संरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर, स्प्रूस।
महोगनी, महोगनी जो है एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। जूनिपर, सिल्वर और स्प्रूस, स्प्रूस ये तीनों जो है जूनिपर, सिल्वर पर और स्प्रूस ये तीनों हिमालयी वनस्पति की जाति हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महोगनी की बात करेंगे तो महोगनी जो है एक विषुवतीय वर्षावन की जाति है, याद रखिएगा। ये जो है एक महोगनी विषुवतीय विषुवतीय वर्षावन की जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आप सभी को पता है अगर मैंग्रोव वन की बात होगी, वन एंड वन मतलब एक तो सबसे ज्यादा आएगा जहाँ पे ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं, मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन। ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन जो टीक है एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ी वन, घास स्थलयुक्त शीतोष्ण वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष का स्पीसीज है, प्रजाति है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कैसा सागौन कैसा वृक्ष है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? अगस्त मलाई, नल्ला मलाई है यहाँ पे, फिर नीलगिरी, पंचमढ़ी। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में कौन शामिल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें शामिल नहीं है वो है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जो है बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगस्त मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी ये तीनों जो है बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। और भारत में जो है टोटल कितने 18 है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे हाल ही में यूनेस्को में मानव तथा जीवमंडल मैन एंड बायोस्फीयर MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है, ये कहाँ स्थित है? रूस, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये बताना है ये कहाँ स्थित है। ये जो है स्थित है आपका श्रीलंका में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जिसे 2005 में यूनेस्को के द्वारा 2005 में यूनेस्को द्वारा इसको जो है शामिल किया गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में। और यह जैव रिजर्व जल लैगून से घिरा हुआ है। इसका सबसे निकटवर्ती कस्बा जो है हम्मनडोटा जो एक बंदरगाह के रूप में स्थित है। हम्मनडोटा सबसे निकट बंदरगाह है, हम्मनडोटा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? टॉप स्लिप, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। और ये टॉप स्लिप अभ्यारण्य जो है 6 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें वन विभाग के ऑफिस के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए कैंटीन व अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो है कहाँ स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में ही स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। जो है बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये बस्तर क्षेत्र में स्थित है। और ये बस्तर क्षेत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 29। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, या महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। इसका जो एक क्रम होता है उसमें सबसे पहले आता है मैंग्रोव, फिर महासागर। सबसे पहले मैंग्रोव आते हैं, फिर महासागर आते हैं, फिर घास स्थल और लास्ट में झील। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। परितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड,
उपयुक्त में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना है। इनमें जो है कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना हुआ। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है, एकदम सही है। गोमती वन्यजीव अभयारण्य, गोमती वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका गलत है, सिक्किम में नहीं है ये। और सारामती शिखर ये नागालैंड में स्थित है, ये कथन भी एकदम सही है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और गुमटी टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य ये आपका त्रिपुरा में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है गुमटी टाइगर रिजर्व, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप अर्थात स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। भितरकनिका नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवला देव घाना नेशनल पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये बताना है कि इसमें जो है कौन सा समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये जो है एक तैरता हुआ पार्क है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मणिपुर, मणिपुर का जो बिष्णुपुर जिला है, बिष्णुपुर जिला वहां पर ये स्थित है केबुल लामजाओ पार्क। इसकी बात करें तो यह लोकटक झील का अविभाज्य भाग है, मतलब लोकटक झील का ही एक भाग है और यह प्लवमान वनस्पति से युक्त होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। तो इसमें जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल, कोर्म, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल। इसमें जो है गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन को जो है भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी माना गया है। और ये कब हुआ, कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया है। अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। एक दूसरे को अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके द्वारा आवासित है, जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। इसमें इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वोच्च वर्णन है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये इसका इस शब्द का इकोसिस्टम जो शब्द है इसका सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशयान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC पद को कभी कभी समाचारों पत्र में किस संदर्भ में देखा जाता है। युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन। फिर इसमें अगला, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान, धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। इसमें जो शामिल है INDC में, INDC किस संदर्भ में देखा जाता है, तो ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड होता है, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में या किसके शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। जो सेकेंड बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन किसके साल में किया गया। शिशुनाग, महापद्मनंद, कालाशोक, उदयभद्र। ये जो है कालाशोक के शासनकाल में या कालाशोक के राज्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, आगरा में। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1870 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये 1875 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्य सेन, रामप्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कांड से कौन कौन शामिल है। इसमें अशफाक उल्ला खां शामिल है, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल है, रामप्रसाद बिस्मिल शामिल है, सूर्य सेन इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 1। मौलिक अधिकार से संबंधित है आपका भाग 3। भाग 3 जो पार्ट 3 है आपका, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है। भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है इसमें, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये आपको भाग 1 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, 86वां संशोधन, 42वां संशोधन। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको 73वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1992। ठीक है, और इसके द्वारा जो है पंचायती राज को सुदृढ़ किया गया। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसे बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो है द हेग में स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस अंतर्गत किस सूची में शामिल है। समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट विषय, राज्य सूची। याद रखिएगा, ये जनसंख्या नियंत्रण पर व परिवार नियोजन से संबंधित जो विषय है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 50 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है आपका, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे, अनुच्छेद 49 में दिया हुआ राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 51 जो है ये आपका विदेश नीति से संबंधित है। ये आप याद रखेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति इसी में दिया हुआ है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 48 की बात करेंगे, अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है कृषि और पशुपालन संगठन, कृषि और पशुपालन। ये जो है अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न 47, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केला, केसर, आम, अंगूर। करेवा की बात करेंगे, ये जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करेवा मृदा, जो करेवा मिट्टी है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 48, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी औषधि शैल का उदाहरण है। शैल, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट। औषधि शैल का कौन सा उदाहरण है,
वो है सेल। सेल जो है आपके ये अवसादी सेल का उदाहरण है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है उत्तर पूर्व की ओर सूर्य से दूर, दक्षिण पश्चिम की ओर सूर्य की ओर। तो उत्तल तारे की जो पूंछ होती है ये सदैव होती है सूर्य से दूर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? ऑगबैक, तिलाल पाटी, मानेन, समवनति। तो इसे बताने कौन सा जो है भ्रंश से संबंधित है। और इसका आंसर जो है, इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और सभी लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे वहां से आपको पीडीएफ और इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा और सभी क्लासों का लिंक वहां पे शेयर कर दिया था। और इम्पोर्टेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड वो भी वहां पे हाल के हाल मालूम चल जाती है। तो सभी लोग जो है जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।